सबको व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मुसैद परवीन और आप देख रहे हैं मईशत की सूरत हाल भी डॉक्टर अली सलमान। इस एपिसोड में हम बात करेंगे IMF लोन प्रोग्राम की, जो सेकेंड रिव्यू ऑफ स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमारा 9th मंथ IMF के साथ रहा, वो फाइनली जो लास्ट ट्रांच है वो अप्रूव हो चुका है 1.1 ट्रिलियन। एज़ पर द लेंडर अगर हम बात करें, ये प्रोग्राम फोकस था ऑन स्टेबिलिटी, प्राइवेटाइजेशन। IMF ने कहा कि टैक्स बेस जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाए, बजाय कि आप टैक्स नेट को इंक्रीज़ करें। प्राइवेटाइजेशन की जाए, सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए, डिसइंफ्लेशन रिफॉर्म्स को लेकर आया जाए। इस तरह के कुछ उनके अथॉरिटी मेयर्स थे, लेकिन कुछ कमिटमेंट ऐसी भी रही कि जो पाकिस्तान बुरा नहीं उतर सका। कितनी स्टेबिलिटी देखी गई पाकिस्तान में और कितनी ग्रोथ आए, कुछ इसी हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर अली सलमान के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर अली सलमान। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कंडीशंस थी IMF की, और देखा जाए जो 9 मंथ्स पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, कुछ चीज़ों को स्टेबल करना, और लेकिन उस तरह से स्टेबिलिटी आई नहीं है। और जो क्रिटिसाइज़ भी किया गया, IMF ने कहा कि हमने इम्प्रूवमेंट देखी है और इसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट अपनी तरफ से उन्होंने करार दिया है, लेकिन ग्रोथ जो है उसको एज आ मॉडेस्ट भी करार दिया गया कि उस तरह से आई नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से फाइनेंशियल चैलेंजेस भी देखे, और जो हमारा करंट डेफिसिट है वो भी लो रहा ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये ग्रोथ को लाने के लिए क्या मेजरमेंट्स लेने चाहिए? जी, थैंक यू मुसरत। आई थिंक इट्स वेरी टाइमली डिस्कशन। पहली बात तो ये है कि अगर हम इस स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट को देखें, SBA को देखें, जो हमने ज़ाहिर है स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हमने IMF के साथ किया था वो अब कंक्लूड हो गया है। तो ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो पाकिस्तान को एक एक्सटर्नल पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट का सामना था। पिछले साल एक हाई रिस्क में हम खड़े थे, तो अब वो रिस्क कम हुआ है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर वो कम हुआ है। ये इस प्रोग्राम की एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान हैज़ मैनेज टू सिक्योर एक्सटर्नल पेमेंट्स, एंड ऑल्सो पाकिस्तान ने रोल ओवर्स भी किए हैं, विच मीन्स के पाकिस्तान ने कुछ जो मुल्कों की एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी थी, पाकिस्तान ने उसको भी रीस्केड्यूल किया है, वो बायलैटरली किया है। लेकिन वो जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर 1 साल पहले था वो आज नहीं है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जो अगर हम इसको स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था पाकिस्तान के लिए। एक्सचेंज रेट हैज़ बीन स्टेबल अराउंड द सेम लेट्स से बैंडविड्थ, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नज़र नहीं आई। इन्फ्लेशन नीचे नहीं आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अगले 1 साल में वो नीचे आ जाएगी। इस वक्त अगर 25-26% है तो वो अगले साल 12-13% के पास आने की काफ़ी हद तक तवक्कुआत है, जो IMF भी कह रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं। इसके अलावा जो एक तवक्को थी, जो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा हम कहते हैं कि जी अगर IMF के पास आता है तो IMF एक तरह से एक हेल्थ सर्टिफिकेट है मईशत के लिए। अगर वो हेल्थ सर्टिफिकेट मिलता है किसी मईशत को, तो उसमें एक्सटर्नल पार्टनर्स FDI या बाकी जो मुल्क हैं वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, चाहे वो FDI है, चाहे वो और किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स है, या G2G इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली है। यानी सवाए कि हम भी होपफुल है, हम कई दफ़ा अभी पिछले दिनों पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इनके पर्टिकुलर एक्सचेंजेस हुए हैं, अभी भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ से हो गया है। सो वी आर होपफुल, लेकिन अभी तक हमने कोई कॉन्क्रीट फ्लो नहीं देखा है FDI का या G2G अरेंजमेंट का। अभी भी आप देखें तो पाकिस्तान ने काफ़ी एफ़र्ट की PIA के को प्राइवेटाइज़ करके, उन्होंने हमें पाया भी कि मार्केट में हम गए हैं, लेकिन वो जो लास्ट डेट थी वो गुजर गई है और उसमें हमें कोई टेंडर भी या कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मौसूल नहीं हुआ है। तो आई थिंक देयर आर सम स्टिल कंसर्न्स अबाउट द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से आई सी अ लॉट ऑफ हेजिटेशन। हैविंग सेड दैट, आई थिंक स्टेबिलिटी इज़ देयर, but I think we need to talk about, as you rightly asked,
about the growth. Growth is modest, expected to be modest, around 2%, which is clearly not sufficient for a country like Pakistan, 230 million population, 2 million jobs to be created every year for the young people. So for this, we need 7-8% every year. वो हम उससे बहुत दूर है और हम IMF के जो भी फार्मूला है शायद हमें अपने आप को बहुत क्रिएटिवली काम करना पड़ेगा. हम सिर्फ IMF के फार्मूले के अंदर रहकर वो ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने बहरहाल चीज़ों को फॉलो किया है. तो इस लिहाज से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अगर इसके में वो आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं तो इसमें फिर IMF के साथ भी एक क्वेश्चंस तो बनते हैं कि जी वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दैट लेवल ऑफ growth. Although growth is not directly a mandate there, their mandate is macroeconomic stabilization, but still the expectation is that we can grow at a larger number, which is not happening. स्टेबिलिटी भी उस तरह से नहीं देखेगी और ग्रोथ रेट विच इज़ वेरी लो जो 2% IMF ने जो एस्टिमेट किया है. जी so let me just correct here. मैंने कहा कि स्टेबलाइजेशन के जो इंडिकेटर्स टिपिकली हम यूज़ करते हैं एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन रेट की स्टेबिलिटी, वो तो नज़र आई है हमें. लेकिन हाँ, वो आपने बिल्कुल सही कहा है कि ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी बहुत लो है. ये इसका इस माय डिस्कशन. बिल्कुल. प्राइवेटाइजेशन की भी हम बात करेंगे. पहले मैं पॉलिसी रेट की भी बात करना चाहूँगी. जैसे हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात जब स्टार्ट हुए, जो हमारा लोन प्रोग्राम था सेकेंड रिव्यू ऑफ SBA, उसमें तब से ये पॉलिसी रेट जो है वो अनचेंज्ड रहा. इसको मेंटेन किया जाए, डिसइंफ्लेशन को लाया जाए, बट इट्स स्टिल हाई. इन्फ्लेशन आपका मतलब कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए. मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आई है उसमें ये कहा गया कि 2025 तक यही पॉलिसी रेट मेंटेन रखा जाएगा, अनचेंज्ड होगा जब तक हम नेक्स्ट जो है लोन प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते. वो भी हमारा 6 to 8 बिलियन हमारा रिक्वेस्ट होगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा 3 years का. तो इन्फ्लेशन भी हाई है और इस इंटरेस्ट रेट पे ये तो नहीं की जा सकती कि जो है फॉरेन इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेंगे. तो इज़ इट राइट कि राइट डिसीजन के पॉलिसी रेट को नेक्स्ट ईयर तक अनचेंज रखा जाए तो कितनी स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, जो स्टेट बैंक या जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अब एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है और उनका जो अपनी कंसिड्रेशंस है वो यकीनन इन्फ्लेशन ड्रिवन है. ना सिर्फ ये कि वो प्रेजेंट इन्फ्लेशन को देखते हैं बल्कि वो इन्फ्लेशन की जो आने वाली तवक्कुआत है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, वो भी उसको मेजर करते हैं. और जब वो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिटर्मिन करे कि हमारे इंटरेस्ट रेट को कम करने से हम दोबारा लेट्स से स्पेंडिंग में या हमारे इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा, तो वो ज़रा कॉशियस अप्रोच लेते हैं. इस वक्त ये बात सही है कि इस रेट के ऊपर जो बिज़नेस करना है तो इम्पॉसिबल है. यानी कोई भी जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं जो कि जिनका एक्सपोजर होता है लेंडिंग के लिए, वो इस वक्त कोई लेंडिंग नहीं कर रही. गवर्नमेंट ही बोरोइंग कर रही है कमर्शियल साइड से, बैंकों से. तो इसमें कोई इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है, अट्रैक्टिवनेस नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए. लेकिन अगर आप स्टेट बैंक से पूछेंगे तो स्टेट बैंक का ये प्रॉबेबली मैंडेट नहीं है. उनका जो मैंडेट है वो प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, प्राइसेस को मेंटेन करना है या उनको नीचे लेके आना है. और वो तो ये कहेंगे कि जी हमने ठीक है पिछली 7 मीटिंग्स हमारी हो गई हैं MPC की और हमने वही मेंटेन किया 22%, लेकिन ये कि उसके रिज़ल्ट में हमने इसको एक तो मज़ीद बढ़ने नहीं दिया. दूसरा ये कि हम अगले 1 साल में ये हाफ़ हो जाएगी. यानी इन्फ्लेशन अगर इस वक्त 25-26% है तो वो हाफ़ हो जाएगी, 12% रह जाएगी. तो इसलिए जैसे ही हम उस कॉरिडोर में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अगले माली साल में मेरी जो तवक्कुआत ये है कि हम इस रेट को नीचे आता हुआ देखेंगे. वो रेट नीचे ड्रास्टिकली नहीं आएगा, ग्रेजुअली आएगा, लेकिन यकीनन 1 साल में ये रेट को हम तवक्को कर सकते हैं कि नीचे की तरफ आएगा. PM का एक बयान था, उन्होंने इसमें कहा था शहबाज शरीफ ने कि
1.1 बिलियन ट्रंच जो अब अप्रूव हो चुका है, तो अब माशी वो इस्तेकाम मिल भी गया लाया होने के जाएगा। बाद अब तो ट्रांसफर हो गया। उन्होंने ये कहा है कि माशी इस्तेकाम अब लाया जाएगा, ठीक है, अब देखा जाएगा मुल्क में। तो पहले तो 9 मंथ्स बहुत चैलेंजेबल था पाकिस्तान के लिए। अब 1.1 ट्रिलियन से क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि पॉलिटिकल वे नहीं है हमारी कंट्री में, हमारी लीडरशिप के बहुत ऐसे वीक पॉइंट है, कुछ ऐसे चले हम वो पास। पॉलिटिकल डिस्कशन को हम ज़रा साइड पे रखते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी अब 1.1 आ गया है, या फिर अब 6 to 8 बिलियन डॉलर्स की आपने बात की कि अगले 36 महीनों के लिए हमें दोबारा अर्जी डाल दी है IMF को, जी हमें और चाहिए पैसे। वो भी आएंगे 15 मई के बाद, उनका डेलीगेशन एक आ जाएगा, फिर वो असेसमेंट दोबारा शुरू कर देगा। तो ये बात याद रखें कि ये कोई हमारे लिए कोई इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फार्मूला नहीं है, ये उनके पास भी नहीं है। आई एम अफ्रेड कि वो शहबाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि जी हमने इस तरह के कर्ज़ों की इंस्टॉलमेंट से हम कोई अपने आप को ग्रोथ के अंदर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी तक उनके जो फ़ैसले आए हैं सामने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फ़ैसले आए हैं, टैक्सेस के वाले से फ़ैसले आए हैं, वो हमें कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रहे हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ इस वक्त उनकी डिसीजन मेकिंग से, उनकी प्रेफरेंसेस से। सो सही है, शायद हमें IMF दोबारा हमें एक पैकेज दे देगा जिसकी हर कोई तवक्को कर रहा है। लेकिन उसमें मैं अब इंक्रीजिंगली फील करता हूँ कि आई थिंक हम IMF वी शुड ऑल्सो क्वेश्चन IMF पॉलिसीज़। मैं पहले शायद इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, लेकिन अब मैं विद द टाइम ज़्यादा हो रहा हूँ क्रिटिकल। कि भी हम गवर्नमेंट को अक्सर कहते हैं, ब्लेम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, लेकिन एसेंशली तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन पे चल रहे हैं, जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है। तो जो डॉक्टर प्रपोज कर रहा है वो ठीक है कि पेशेंट शायद इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है, कोई डॉक्टर से भी सवाल करना चाहिए कि जी आपकी वही हम दवाई खा रहे हैं बार बार, लेकिन हम दोबारा आपके पास 24 बाद दोबारा जा रहे हैं आपके पास, तो ज़रा डॉक्टर भी हमें बदलना चाहिए। तो हमारे पास क्या कोई ऑल्टरनेटिव डॉक्टर है? ये इस पर सोच विचार करने की हम सबको ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं या ओवरनाइट सॉल्यूशंस हैं, वो किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें IMF से बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। इसको रेडिकली हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम रेडिकली चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें ख़ास बाइंड में है, जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी है, जो हमारी जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट भी है। तो इन हक़ाइक़ के अंदर रहते हुए हमें एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है। वो ऑल्टरनेटिव किस वक्त हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें ज़रा थिंकिंग की ज़रूरत है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू IMF की कौन सी ऐसी कंडीशंस रही जिन पे पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्योंकि देखा जाए तो कंज्यूमर पे बहुत बर्डन पड़ा है, गैस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, रैपिड हमने फ्लक्चुएशन देखा है पेट्रोल प्राइसेस में, और प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो वो भी नहीं हुई। तो देखिए इसमें जो है ना, लेट्स कीप द पेट्रोल सेपरेट, बिकॉज पेट्रोल प्राइसेस का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमने एक लॉन्ग कमिटमेंट कर ली हुई है, हम मार्केट की फोर्सेस के मुताबिक हम अपनी जो प्राइसेस हैं उनको ऊपर नीचे लेके आते हैं। उसमें गवर्नमेंट को बाहर निकल जाना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। हम चूँकि हमारा फ्यूल इम्पोर्ट होता है ऑफिशियली स्पीकिंग, अब तो खैर ईरानियन हम वो भी स्मगल भी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल 70% तो हम वो कर रहे हैं इम्पोर्ट, या 70-80% इम्पोर्ट करते हैं। तो वो अब उसके लिए कोई हम आर्टिफिशियली कोई प्राइस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। IMF उसके बारे में सिर्फ ये कहता है कि जी अगर आप इसके ज़रिए कोई रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, कोई लेवी लगा सकते हैं, GST लगा सकते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, उसको रखते हैं साइड के ऊपर। अब कब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, सो ये दो चीज़ें हम बात करते हैं। ये आई थिंक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, SOEs की बात आपने की, बेसिकली एनर्जीज़ की यानी कि प्राइवेटाइजेशन की बात की है, और फिर आपने एनर्जी सेक्टर की बात की है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आई थिंक के IMF की प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है। हाउएवर थोड़ा सा हमें ज़रा डीपली जाने की ज़रूरत है। लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। अब इसमें हमें क्लियर है कि जी हमारा जो SOE का जो एक्सपोजर है इस वक्त तकरीबन गवर्नमेंट के अपने स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 10% है, यानी 10% ऑफ GDP
हमारा जो टोटल एक्सपोजर है या रिस्क है एसओईज़ के पूरा पोर्टफोलियो अगर आप कलेक्टिवली देखें तो इट्स अ ह्यूज रिस्क। हमारा तो टैक्स टू जीडीपी रेशो हार्डली 10% है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ 10% आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आप 10% जीडीपी यानी उतने ही रेशो आप एसओईज़ को दे रहे हैं, अगरचे वो 100% फाइनेंशियल में उसमें कन्वर्ट नहीं होता, उसमें गारंटीज़ भी शामिल है, उसमें इस तरह की सॉवरेन गारंटीज़ भी शामिल हैं, लेकिन फ्रॉम अ नंबर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ स्टिल ह्यूज। तो उसको हमें यकीनन पुश करने की ज़रूरत है। प्राइवेटाइजेशन को हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली पुश करने की ज़रूरत है। उस पे हमें अब जो चीज़ें अभी देखने में आ रही हैं कि थोड़ी पॉलिटिकल अपोजिशन भी आ रही है, अगरचे अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है भी नहीं भी, उसकी वजह से भी एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पर ठीक पॉजिटिव, यानी कि आई वुड सपोर्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Where I slightly disagree with the IMF prescription is how they are dealing with the energy sector. एनर्जी में वो क्या कह रहे हैं कि जी आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की बात कर रहे हैं। अब टैरिफ को अब तो हम बढ़ा रहे हैं, हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की और गैस के प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो सब्सिडी भी हम दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं मगर अब कम भी हो रही हैं, मगर वो अब यानी उसकी जो अनबेरेबल हो गया, उसकी जो प्राइसेस हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस को बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा। कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है? एक तो ऑब्वियसली हमें अपने एनर्जी मिक्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एनर्जी मिक्स में हमने कुछ काम किया, उसमें हमने सोलर ऐड किया, हमने उसमें न्यूक्लियर ऐड किया है, उसमें हमने एलएनजी ऐड किया है। जब हमने एलएनजी ऐड की तो उससे हमारी जो एवरेज कॉस्ट है एनर्जी प्रोडक्शन की, उसमें खातिर कमी हुई थी, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर सके। सोलर से हमें इसकी कॉस्ट कम हो सकती है, न्यूक्लियर को बढ़ाने से हमें कॉस्ट, जब तक हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कम करेंगे उस वक्त तक हम सिर्फ प्राइसेस को बढ़ाने से अपना मसला हल नहीं कर सकेंगे। हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को जो हमने साइन किए आईपीपीज के साथ, उनको रीनिगोशिएट करना है, उनके साथ बैठ कर करना है। उसमें किसी हद तक पिछली हुकूमत ने, जो पीटीआई की हुकूमत ने, इसमें पेशरफ्त हुई थी, लेकिन ये कि उसको दोबारा रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर विदाउट चैलेंजिंग द ओवरऑल लीगल इंटरनेशनल लॉ को, जो भी हमने ज़ाहिर एक इंटरनेशनल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ के तहत हमने उनके साथ कमिटमेंट किए, तो उसको हम डिसऑनर किए बगैर हमें उनसे निगोशिएट करने की ज़रूरत है। सो एक तरफ तो हमें, मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी कम करनी है, दूसरा हमने आईपीपीज़ को निगोशिएट करना है, तीसरा हमें मार्केट ऑफ एनर्जी या मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ रैपिडली जाना है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि हम करेंगे तो हमें ज़्यादा एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे, या ज़्यादा हम अल्टीमेटली उसकी जो कॉस्ट है, जो हम यानी जो टैरिफ है, उसको हम नीचे ला सकेंगे। इसके मुकाबले में जो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन है वो टैरिफ के ऊपर है, यानी टैरिफ हाइक्स पर डिटर्मिन करती है, वो है। ठीक है, उन्होंने अपने जो लेटर्स में जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, सर्कुलर डेट का, एनर्जी गवर्नेंस का, वो भी जिक्र करते हैं, लेकिन वो चीज़ कहीं पीछे रह जाती है जब चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आती हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमें सिर्फ टैरिफ हाइक नज़र आती हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमें ये नज़र नहीं आया कि जी किस डिस्को ने अपनी लॉसेस को कितना कम किया, फॉर इंस्टेंस। तो लॉसेस भी बहुत ज़्यादा है, उन लॉसेस को हमने सिस्टम्स के ज़रिए ठीक करना है, हमने इनएफिशिएंसीज को रिमूव करना है, हमने टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि आईएमएफ की, मैं ये नहीं कहता कि आईएमएफ से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, लेकिन दे आर नॉट एम्फसाइज इनफ। इसकी वजह से फिर हम उसमें एक बहुत महदूद लेवल के ऊपर इस वक्त वो कर रहे हैं, और जब तक हम अपनी एनर्जी के मसले को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपनी ब्रॉडली इकानमी को एड्रेस नहीं कर और ये सकेंगे। बहुत बड़ा मसला है और ना हल होने वाला भी है। नज़र आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म है। इन्फ्लेशन की मैं चाहूँगी कि आपने पेट्रोल प्राइसेस की बात की, पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना कमोडिटीज़ पे, एंड इट कॉज इन्फ्लेशन, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहा है पेट्रोल प्राइसेस में। बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट पूछना चाहूँगी, 60 to 70% हमारे बजट का जो है डेट सर्विसिंग में चला जाता है, राइट। तो और प्राइवेटाइजेशन भी हो नहीं रही है, तो क्या ऐसे मेजरमेंट लेने चाहिए पाकिस्तान को कि जो है रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड और सड़कें बनाने से तो कुछ नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए।
तो और हमारा जो है वो डेट सर्विसिंग पे भी जो है हमारे बजट का इतना चला जाता है, ये एक बड़ा डेफिसिट है। उसके बाद हमने अपने एक एपिसोड में बात की थी सूबों का जो शेयर है, उसमें भी हमने ये बात की थी कि वो भी स्टार्ट ही डेफिसिट से होता है। तो ये एक मसला कैसे सॉल्व होगा? इसमें देखें, एक तो जहाँ तक ताल्लुक है ना डोमेस्टिक डेट या डोमेस्टिक डेट बल्कि एक्सटर्नल डेट, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो डेट सर्विसिंग बर्डन है वो अब बहुत बढ़ गया है। वो आपने जिस तरह आपने कहा कि 60 से 70% हमारे बजट का जा रहा है, विच इज़ डेफिनेटली अनसस्टेनेबल। हम इसको ऐसे कैरी नहीं कर सकते क्योंकि हमने हुकूमत चलाने के अखराजात करने हैं, डिफेंस है, पब्लिक सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें जिसका काम हुकूमत ने अंजाम देना है। अब इसमें ऑब्वियसली हमें मेरा ख्याल नहीं है, अब काफ़ी इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं और हमने और हमारा जो ग्रुप है EAG इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप, तकरीबन 1 साल से उन्होंने एक पोजीशन ली थी कि हमें डेट रीस्ट्रक्चरिंग को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली इस बात को भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने भी इसको डिस्करेज किया गया कि जी इससे एक तरह से ऐसा लगता है कि हम ये इमेज देते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये सिर्फ ये है कि हम एक बजाय के डिसऑर्डरली डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि अब ऑर्डरली डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली हमने किया भी है, जब हम रोल ओवर्स कर रहे हैं अपने जो हमारी बैरूनी किस्तें जो ड्यू हो जाती हैं, वो हम कहते हैं कि जी 1 साल के बाद दे देंगे या 5 साल के बाद दे देंगे, तो वो प्रैक्टिकली तो रिस्केजुलिंग ही है डेट की, रीप्रोफाइलिंग ही है। लेकिन ऑब्वियसली हम इसको वो नाम नहीं देते क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने की ज़रूरत है अपने बायलैटरल पार्टनर्स के साथ भी, और बहुत इम्पोर्टेंटली क्योंकि हमारा 90% ऑफ द डेट सर्विसिंग एवरी ईयर गोज़ टू नॉट एक्सटर्नल बट डोमेस्टिक पार्टनर्स, डोमेस्टिक लेंडर्स विच आर द बैंक्स। तो बैंक्स के साथ हमें बात करने की ज़रूरत है कि जी हम इतना हाई रेट के ऊपर गवर्नमेंट उनसे बोरो कर रही है और उनको पे कर रही है। सो गवर्नमेंट तो उनकी एक तरह से रिस्क फ्री बिजनेस दे रही है, 80% बिजनेस वही गवर्नमेंट दे रही है इस वक्त। लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अपने लोएस्ट बॉटम पे पहुंच चुकी है, गवर्नमेंट ही उनसे कर्जा ले रही है, गवर्नमेंट इनको प्रॉफिट, ये जो डेट सर्विसिंग कहती है, तो ये प्रॉफिट है ना जो बैंक्स को वापस मिल रहा है हर साल। तो इसका मतलब ये है कि वो तो एक बहुत ज़्यादा मुनाफे में है। अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी बैंक से आए हैं, इससे पहले भी बैंकों से आए थे। तो ये तो मसले का हल नहीं, और हमें इसकी रीस्केजुलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपने बात की बीच में कि आपने प्रोजेक्ट की बात की, आपने रेवेन्यू की बात की, आपने पब्लिक प्राइवेट, आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पर हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग करें वहाँ पर हम ये एक्सप्लोर ज़रूर करें कि क्या फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गवर्नमेंट की क्या उसकी ज़रूरत है, पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर या लोग खुद उसको फंड कर सकते हैं, ज़ाहिर है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर आपको रोड बनती है, टोल रोड होती हैं, पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने इस तरह के 2-3 बड़े जो है ना कामयाबी के साथ ट्रांजैक्शन इंट्रोड्यूस किए कि जहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल है, गवर्नमेंट का रिस्क मिनिमम है, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं, डेवलपर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और उन्होंने उसको वो कर रहे हैं, और उनको टोल के ज़रिए हम एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ऑफर कर रहे हैं अगले 20 साल के लिए। तो इस तरह के मंसूबों को इनकरेज करने की ज़रूरत है जहाँ गवर्नमेंट की डायरेक्ट बजटरी कमिटमेंट ना हो, बल्कि गवर्नमेंट की गारंटीज़ इन द सेंस के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जी अगर आप इस पे से रेवेन्यू आएगा, जैसे लेट्स टेक अ स्मॉल थिंग। इस्लामाबाद में अभी मेरे ज़हन में आया, एक सिनेमा होता था, उसका नाम है नेफ डेक, और वो 1970s में बना था, वो गवर्नमेंट का अपना ओन्ड। तो अब वो बड़ी एक प्रीमियर जगह पर उसकी लोकेशन है, तो और वो अनयूटिलाइज्ड है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो किसी भी प्राइवेट पार्टी को वो इन ऑक्शन में दे दे या मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर दे, यानी वो एक प्राइम प्रॉपर्टी है, उस बिल्डिंग को आप यूज़ कर लें, लोग उसको, यानी उसके लिए आपको लेट से आपको 100 मिलियन रुपीज़ चाहिए, वो उसका जो एक प्राइवेट पार्टी उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, और जो उसमें से जो भी रेवेन्यू आए उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन
आप प्राइवेट पार्टी को दे दें और एक पोर्शन गवर्नमेंट को दे दें. दिस इज़ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो इस तरह की बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट के पास है, जिनका कोई यूज़ नहीं हो रहा, उनको कमर्शियल यूज़ करने की ज़रूरत है. लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही तो ये वेट पे ऑप्शन जो है वो बेस्ट So this will be a करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. अभी हाल ही में मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात कही है कि हमें प्राइवेटाइजेशन, तो खैर उस पर उनकी रेजर्वेशन है, लेकिन चलें, लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन सम सेक्टर्स एट लीस्ट. लेट्स डू समथिंग. कि हम हर वक्त बहस करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान स्टील मिल है, PIA है, रेलवे से, तो ओके ये बड़े कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जिसकी मैंने आपको भी एक मिसाल दी, जो एसेट्स पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास जो कि इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनको हम कर दें, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे प्लानिंग में नहीं है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग उस तरह नहीं हो रही है, उस तरह के मॉडल्स नहीं है. तो ये एक प्रॉब्लमैटिक है. ये हम चाहेंगे कि हुकूमत, हमारी ख्वाहिश होगी कि हुकूमत ये चीज़ें करे. इसमें ना करने में कोई रुकावट नहीं है, कोई IMF की रुकावट नहीं है, कोई फाइनेंसिस की रुकावट नहीं है, या डिमांड की रुकावट नहीं है. सिर्फ एक अच्छा आपको बेहतर मॉडल बनाना है, आपको बेहतर मैनेजमेंट लेके आनी है और इसको एग्जीक्यूट करना है. बिल्कुल, मैं वही बात कर रही थी कि हमारी जो लीडरशिप है उसके काफ़ी ऐसे डिसीजंस रहे हैं हमारे पास में भी जो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित नहीं हो सके. तो इन चीज़ों को देखना चाहिए. वो सिर्फ कहने की हद तक है. बहुत सारी ऐसी बातें जो लीडर्स आते हैं करके चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है पाकिस्तान के लिए. तो लोन की बात करूँगी मैं कि वे पाकिस्तान भी फ्री ऑफ इट कि हम जो है लोन जो है इमरजेंसी लोन लास्ट 10 ईयर्स से ले रहे हैं, और डेट सस्टेनेबिलिटी पे हमने कभी फोकस नहीं किया. ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए लोन को कि पाकिस्तान को जो कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए और फर्दर लोन ना मांगे जाएं, फिर हम रोल ओवर करवा लेते हैं, विच इज़ नॉट अ सोल्यूशन. तो ये इससे कैसे छुटकारा हासिल मिले? एक तो देखें ना, लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम. मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इमीडिएटली शुड स्टॉप टेकिंग लोन्स फॉर सॉफ्ट पर्पसेस. यानी एक तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लोन्स हैं जो हम कमिट कर चुके हैं या हमने अभी जो प्लान कर चुके हैं और जो उसमें से ज़्यादा क्रिटिकल है, उस पर तो हमारी मजबूरी है कि हमारे पास अभी इतनी सेविंग्स नहीं है डोमेस्टिकली जिसको मोबिलाइज कर सकें. तो अगर तो उनका कोई इकोनॉमिक रिटर्न है तो हमें लेना चाहिए. और वो यूजली लोन जो है वो 1-2% के ऊपर मिल जाते हैं, तो उस पर कोई हर्ज नहीं. लेकिन हम हर साल हर क्वार्टर में हम 300, 400, 500, 600 मिलियन डॉलर उठा रहे हैं. वर्ल्ड बैंक से उठा रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट उठा रहे हैं, बाकी तरक्याती उदारों से उठा रहे हैं. कोई FBR के नाम पे हम लोन ले रहे हैं, कभी हम बजटरी रिफॉर्म्स के ऊपर नाम ले रहे हैं, कभी हम टेक्निकल असिस्टेंस के नाम पर लोन ले रहे हैं. इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. इन लोन्स के बगैर हम सर्वाइव कर जाएंगे. पाकिस्तान जस्ट शुड स्टॉप टेकिंग इट. और जो भी हमारे लोकल एक्सपर्टीज़ है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे थिंक टैंक्स है, आप उनको मोबिलाइज़ करें. रिसर्च करवानी है आप उनसे करवाएं. वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकेंगे. उनको डॉलर्स में पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो PKR में पेमेंट होगी. तो PKR में पेमेंट होगी तो हमारी डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी. हमें इस चीज़ से निकलना है, इस्लामाबाद को इस चीज़ से निकलना है. वी डोंट नीड ऑल दीज सॉफ्ट लोन्स एट ऑल. ये कल को ख़त्म हो जाए, बिल्कुल हमें ज़ीरो बोरिंग करनी चाहिए इस एंड के ऊपर. ज़ाहिर है जो कमिटमेंट कर चुके हैं पुरानी, वो हमें ऑनर करनी है. अगर हमें कल अगर हम उनसे पूछते हैं कि जी आपने रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए $5 बिलियन चाहिए, चले, वन कैन थिंक अबाउट इट. और उसमें भी देखना चाहिए कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी उस पर आ सकते हैं. ठीक है ना, उनको ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो वन नीड टू थिंक मोर डीपली अबाउट इट. लेकिन ये जो सॉफ्ट लोन्स है इनको तो अगर आप एक स्टेप ले लेगी हुकूमत, तो इससे एक मैसेज जाएगा. देखिए हमारा क्या एक्सटर्नल लोन जो है वो $130 बिलियन के करीब पहुंच गया प्रॉपर्ली. तो अब वो $500 मिलियन नहीं लेंगे तो उसके ऊपर शायद इतना स्टॉक में डेट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे इतना डेट नहीं पड़ेगा. लेकिन एक मैसेज जाएगा कि भी हम एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर चल रहे हैं, तो वो नज़र तो आए ना. अभी तक मुझे मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई एक ऐसा स्टेप नज़र नहीं आया जिसको मैं कहूँगा यार दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट अ चेंज, दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग. आई एम येट टू सी एनीथिंग लाइक दैट. तो हम नहीं देखेंगे जब तक हम ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे उस वक्त तक
होपफुल रहना बड़ा मुश्किल है। आपने सॉफ्ट लोन की बात की और कुछ चीज़ों का जिक्र किया कि अगर वो इन चीज़ों के लिए लेती भी है तो क्वेश्चन इसके वो उस चीज़ के लिए लोन यूज़ भी किया जाता है। यूजुअली नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब लोन लेते हैं तो बेसिकली हम जो हमारा असल इंटेंट होता है वो बजटरी सपोर्ट करना होता है। असल में हम कहते हैं ज़रूर है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, हम कहते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करनी है या हमने फलां रिफॉर्म करनी है, मगर वो सिर्फ एक कागज़ होता है। उस कागज़ के अलावा हमारी कोई इंटेंट नहीं होती है, वो पैसे कहीं और चले जाता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, बजट में, वो ज़ाहिर है वो हमारे सेंट्रल अकाउंट से चले जाते हैं, वो कहीं और ख़र्च हो जाते हैं। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि इस बात का अगर ये एक्सटर्नल डोनर्स हमसे सिंसियर है, आई डोंट नो, तो उनको नहीं देना चाहिए, और हम अगर अपने आप से सिंसियर है तो हमें उनसे ले लेना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए फिर IMF के पास जाना पड़ा और फिर स्ट्रिक्ट कंडीशंस आगे आने वाले टाइम में जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार लॉन्ग टर्म होगा और काफ़ी आगे स्ट्रिक्ट कंडीशंस होंगी और पाकिस्तान को लेट्स सी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने 5 साल पूरे करती है तभी वो उन कंडीशंस को भी पूरा करेगी जो होंगी। लास्ट भी काफ़ी टफ कंडीशंस थी और आने वाले टाइम में भी होंगी। तो और इस तरह बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, कमिटमेंट है जो पाकिस्तान जिनमें पूरा नहीं उतर सका, और फिर कैसे देखा जाए कि इकॉनमी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई है या चीज़ों में बेहतरी आई है, तो बिल्कुल नहीं देखी। और आने वाले टाइम में लेट्स होप कि कुछ बेहतरी हो। जो हमने इतनी बड़ी डिमांड की है IMF से 6 to 8 बिलियन की, तो लेट्स होप कि कुछ बेहतरी देखी जा सके। बट इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर रोल होगा अगर वो अपनी बिल से काम करे, सिर्फ बातों तक ही ना रहे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए और एक फ्रेमवर्क दे के इस तरह से काम हो, उसकी कंटिन्यू दे, उसमें हिंडर ना करे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो रुकावट डाल भी देती है कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन की जिस तरह से बात है, लॉसेस एंड ऑल अदर थिंग्स। दैट्स फॉर ऑल टुडे। लेट्स होप कि आने वाले टाइम में क्या होगा, पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी देखी जाएगी, कितनी इकॉनमी स्टेबिलिटी आएगी और कितनी ग्रोथ जो है वो एस्टिमेट की जाएगी पाकिस्तान के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर एपिसोड लाइक दिस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।